नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, चिकित्सा जगत से जुड़े नामचीन हस्तियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और ऐसी बीमारियां जिनको सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका किस तरह उपचार कर उन लोगों के मन से ये भय को दूर कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों से हम आपको लगातार मिला रहे हैं। और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनंत केकरे। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों को। अनंत सर बीते 34 वर्षों से देश सहित पूरे प्रदेश भर की जितने भी नामचीन हॉस्पिटल्स हैं जो कैंसर की हॉस्पिटल हैं, वहां अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके साथ ही बोकारो में और अभी वर्तमान में भिलाई नर्सिंग होम में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे कई पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित है उनको शिफा देकर, उनका अच्छा इलाज देकर उनको उन्होंने पूरी तरह संतुष्ट भी किया है। तो सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर, ये 3 शब्द की बीमारी जिसको सुनकर ही लोग डर जाते हैं, ये वास्तव में है क्या? कैंसर एक भयावह बीमारी है लोगों के दिमाग में, पर ऐसा है नहीं। एक तो कैंसर में होता ये है कि किसी बाहरी कीटाणु से अधिकतर नहीं होती है, बहुत रेयर केस में कुछ कीटाणु इन्वॉल्व होते हैं, वरना ये अपने शरीर की ही कोई कोशिका नॉर्मल ग्रोथ करने लगती है, आसपास की कोशिकाओं का खाना ले लेती है, आसपास की कोशिकाओं को खाने लगती हैं और फिर बढ़ते बढ़ते खुद डिवाइड होके बहुत सारे अपनी जैसी कोशिकाएं बना देती है नॉर्मल, और फिर वो खून के द्वारा सारे शरीर में फैल के सारे शरीर को खा जाती है। तो एक तरह से ये भयावह इसलिए कि जब फैलने लगती है तब इसका इलाज हो जाती है, पर इसको अगर पहले या दूसरे स्टेज में इलाज करें तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। खासकर जो भारतवर्ष में कैंसर होते हैं, जैसे बच्चेदानी कैंसर है महिलाओं में, स्तन का कैंसर है महिलाओं में, ये सबसे ज़्यादा होता है। और मुंह के गले के कैंसर ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ तम्बाकू एक तो खाई जाती है और हम अपने यहाँ जो मतलब मेहमान भी आते हैं उनको भी परोसते हैं। तो एक तरह से अपने दोस्तों को, मेहमानों को हम कैंसर बांटते हैं, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और पान और ये सब खिला के पान पराग। तो ये कॉमन कैंसर्स हैं जो अपने यहाँ। जैसा कि अभी आपने बताया मुंह के कैंसर के बारे में, क्या ये किसी के खान पान में या फिर क्या चीज ऐसी इस्तेमाल करने में आ जाती है जो मुंह कैंसर जो भयावह रूप? ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये टोटली प्रिवेंटेबल है। पहली बात, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है। इसमें सबसे पहले तो तम्बाकू खाना छोड़ दें, गुड़ाखू तम्बाकू किसी भी फॉर्म में, तम्बाकू खाना, तम्बाकू चबाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। लोग सोचते हैं बीड़ी सेफ है, बीड़ी भी कोई सेफ नहीं है। गुड़ाखू करना, जो मलते हैं वो सोचते हैं तम्बाकू लगाने से दांत अच्छे रहते हैं, मसूड़े अच्छे रहते हैं, सब बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। इनकी वजह से ये सबसे ज़्यादा अपने यहाँ हो रही, क्योंकि अपन खरीदते भी हैं इसको और परोसते भी हैं लोगों को। सर, महिलाओं में स्तन कैंसर देखा जाता है, क्या कारण है महिलाओं में स्तन कैंसर पनपने का? स्तन कैंसर अभी बहुत तेजी से बढ़ गया है हिंदुस्तान में। पहले बच्चेदानी का कैंसर सबसे ज़्यादा था, 20-25%। आज की तारीख में बच्चेदानी का कैंसर 8-10% पे आ गया है, और जो स्तन का कैंसर है वो 15%, 20% पे पहुंच गया है। इसका एक तो कारण है अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मतलब शादी भी करते हैं तो देर से बच्चा हो, पहले तो शादी ही नहीं करते हैं, बच्चा देर से होता है। और बच्चा होने की प्रक्रिया में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, एक तो कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। तो बच्चा ना होना, अकेले रहना, शादी ना करना, इसमें इसकी संभावना ज़्यादा है और अनुवांशिक भी है। अगर आपके परिवार में किसी को, महिला को स्तन का कैंसर है तो आपको स्तन का कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, जांच करवाते रहना चाहिए 40-45 साल की उम्र के बाद। और अगर आपकी बहनों में या आपकी मतलब फैमिली रिलेशंस में किसी को कैंसर है ये स्तन का या आंत का, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको ये स्तन का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। आपको खुद को अगर स्तन का कैंसर है, वो इलाज होकर ठीक हो गया है, तो दूसरे स्तन में कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा है दूसरे पॉपुलेशन से। तो इसलिए स्तन का कैंसर होने का कारण बेसिकली वही है कि जल्दी शादी ना होना, देर से बच्चा होना, और या बच्चा ना ही होना, या अकेले रहना, या विडोज जो रहती है उनमें ज़्यादा ये होता है। मस्तिष्क में अक्सर जो ट्यूमर पाया जाता है बाद में वो कैंसर का रूप ले लेता है, ऐसा
धारणा लोगों की है, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क में भी बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस नहीं होते। कैंसरस ट्यूमर बहुत कम होते हैं, पर यूजुअली ब्रेन में क्या होता है, जो कैंसरस ट्यूमर नहीं भी होते हैं तो ब्रेन में जगह नहीं होती है। ब्रेन में जब ट्यूमर पनपने लगता है तो बिनाइन भी हो, नॉन कैंसरस भी हो, तो वो जगह घेरने के कारण आसपास की टिश्यूज को डैमेज करता है, जिसके कारण नुकसान करता है। इसलिए निकालना पड़ता है। तो लोग बाग डरते इसलिए कि ये क्या चीज़ है, ये कैंसर ही हो गया है क्या, हाथ पाँव में कमजोरी आना चालू हो गई। वो बिनाइन ट्यूमर से भी हाथ पाँव में कमजोरी आ सकती है। सर, हमने जब यहाँ एंट्री की, आप एक महिला का कीमो कराया, उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसका रूटीन चेकअप कर रहे थे। मुंह कैंसर जो होता है वो अगर मान लो हो गया मुंह में, उसका क्या उपचार है और किस स्टेज में पता चलता है कि इलाज करना है? एक्चुअली सबसे अच्छा क्या है कि मुंह के कैंसर और बच्चेदानी कैंसर ये जल्दी पकड़े जा सकते हैं। महिलाएं अधिकतर अपनी परेशानियां बताती नहीं, घर में भी नहीं बताती हैं, डॉक्टर से जाके बताना तो बहुत दूर की बात होती है, तो इसीलिए देरी हो जाती है। वरना छोटी सी चीज़ें जो अगर वो ध्यान दें, जैसे कि मुंह में कोई छाला हो रहा है जो भर नहीं रहा है, मुंह में काला धब्बा आ गया है, मुंह में सफ़ेद धब्बा आ गया है, आप तम्बाकू भी खाते हैं, आप बहुत तीखा भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं तो आपको तुरंत जाके जांच करवा लेनी चाहिए या दिखा लेना चाहिए कम से कम कि कैंसर तो नहीं है। लोग बाग ये करते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, महीना तक बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। आप 15 दिन 20 दिन महीना भर देख लो नहीं भर रहा है तो जाके दिखाइए। ये महिला जो थी ये भी ऐसे ही आई थी, स्टेज 4 में आई थी, मतलब पूरा गाल फट के बाहर आ गया था कैंसर गाल से, और इतना बड़ा गठान बाहर भी थी अंदर भी थी, मुंह नहीं खुल रहा था, खाते नहीं बन रहा था, ऑपरेशन लायक नहीं था। मैडम केकरे के पास गई थी पहले, शंकरा में, वो जो प्रोफेसर हैं ENT की, तो वो भी टाटा में ट्रेंड है, वो बोली कि इसमें सर्जरी तो नहीं हो सकती। उन्होंने मेरे पास भेजा था, कीमोथेरेपी की 4 साइकिल्स इनको दिए थे, एकदम घट गया। उसके बाद उनको रेडिएशन दिया था भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर 1 में, तब से वो अब 4-5 महीने हो गए, अभी तक एकदम स्वस्थ है। जबकि इतना बड़ा गठान, 2 स्टेज में ठीक होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो कीमो जो थेरेपी रहती है, इसको पेशेंट को किस कंडीशन में लेना चाहिए, कैसा रूटीन रहता है? ये अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कीमोथेरेपी है। ऐसा ही कैंसर एक बीमारी नहीं है, लोग बाग सोचते हैं कि एक बीमारी है। बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हर एक कैंसर अलग तरह से होता है, कारण अलग अलग है होने के, बढ़ने के कारण अलग अलग है, बढ़ने का तरीका अलग अलग है, फैलने का तरीका अलग अलग है, और इलाज भी अलग अलग है। तो अधिकतर कैंसर्स में कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ों से इलाज होता है। एक होता है ऑपरेशन, एक होता है रेडिएशन, सिकाई जिसको बोलते हैं, एक होता है कीमोथेरेपी। अब किस पेशेंट में क्या चीज़ पहले देना पड़ेगी ये तय होता है उस पेशेंट की बीमारी किस जगह है और किस स्टेज में है। अगर एडवांस स्टेज है तो सभी चीज़ करना पड़ती है, आपको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, सिकाई भी करना पड़ेगी, कीमोथेरेपी भी करना पड़ेगी अगर संभव है तो। आजकल और भी आ गया, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, टारगेटेड थेरेपीज भी आ गई। जैसे आजकल ब्लड कैंसर एक तरह का होता था, CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, वो पहले ठीक ही नहीं होता था, थोड़े दिन कंट्रोल करते थे। आजकल उसमें इमेटिनिब नाम की एक टारगेटेड दवाई आ गई, आप वो देते हैं तो सालों तक 10-15 साल तक ठीक रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं कीमोथेरेपी। आंतों के कैंसर में भी कीमोथेरेपी कारगर साबित होती है या फिर उसे काट कर निकालना पड़ता है? आंतों के कैंसर में अगर वो ऑपरेबल है तो सबसे पहला काम है ऑपरेशन करना। आंतों के कैंसर में ऑपरेशन करके और बाकी बचे हुए आंतों को जोड़ देना, तो ये सबसे पहला इलाज है। पर अगर वो आसपास फैल गया है, आंतों के आसपास जो जोड़ती है स्ट्रक्चर जो आंतों को जोड़ता है और अंदर जिनको ओमेंटम और दूसरी चीज़ों बोलते हैं, उसमें फैल गया है, या पेरिटोनियम में जो लाइनिंग होती है उसमें फैल गया है, या और कहीं फैल रहा है लीवर में या कहीं और, तो उसमें तो कीमोथेरेपी करना ही पड़ेगा। सर, ऐसा लोगों में एक भ्रामक प्रचार है या फिर उनके मन में ऐसे ख्यालात हैं कि जैसे कैंसर की ऑपरेशन से वो बढ़ जाता है, ऐसा उनके अंदर? नहीं, ये बहुत गलत धारणा है। धारणाएं ऐसी भी है कि अगर सुई डालते हैं जांच के लिए या बायोप्सी लेते हैं तो फैल जाता है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं, बिना बायोप्सी या बिना जांच के तो इलाज भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पहले तो ये मालूम करना पड़ता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर नहीं है तो कैंसर नाशक दवाएं, इतना बड़ा ऑपरेशन, सिकाई, ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं। तो इसीलिए कैंसर है या नहीं ये जानने के लिए सुई डाल के जांच करना, बायोप्सी लेना, और अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन करके निकालना ज़रूरी है, और इससे बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती है। ये गलत धारणा मन से निकाल देना चाहिए। सर, वर्तमान में भी
कोरोना महामारी ने पूरा विश्व में कहर बरपाया है और देखा गया है कि जिनकी मौतें हुई हैं वो ज़्यादातर कैंसर पेशेंट थे या फिर डायबिटीज़ के थे। क्या कारण था कि कोरोना उन पे ज़्यादा हावी? ऐसा है, कोरोना एक बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी जिसमें कम है उसको जल्दी पकड़ता है और उसमें जल्दी नुकसान करता है। तो जो डायबिटिक होते हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, यानी उनकी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। वैसे ही कैंसर भी धीरे धीरे शरीर को खाता जाता है, तो कैंसर में भी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है क्योंकि खाना पीना उन लोगों का कम रहता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस निगेटिव न्यूट्रिशनल स्टेटस रहता है और उनको फिर कीमोथेरेपी वगैरह दवाइयाँ भी मिलती हैं जिससे और इम्यूनो सप्रेशन होता है। तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको ये होने की कोरोना या इस तरह की बीमारियां पकड़ने की या टीबी पकड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इस दौरान कोरोना काल के दौरान भिलाई नर्सिंग होम ने भी अपनी अच्छी सेवाएं दी है पेशेंटों को। तो किस किस तरह के पेशेंट आए और उनको किस तरह से यहाँ से ठीक करके दी जाए? अधिकतर तो उम्रदराज मरीज ही ज़्यादा थे और दूसरे जैसे आप बोल रहे डायबिटिक या कैंसर वाले ऐसे मरीजों में ज़्यादा पाया गया। पर अभी आखिर जो सेकंड फेज आया था उसमें तो यंग भी बहुत सारे लोगों को हुआ था और मेरे ख्याल से वेरिएंट कोई आ गया था जिनको वैक्सीनेटेड थे वो लोगों को भी हुआ है कोरोना। मैं और मेरी पत्नी दोनों वैक्सीनेटेड थे, फरवरी में दूसरा वैक्सीन लग गया था, हम लोगों को भी हुआ था अप्रैल में जाके 2 महीने बाद। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो आया वो बहुत कुछ समय पहले से शुरू हो गया है और वो इम्यूनाइजेशन के बावजूद भी आया, पर उसका फ़ायदा ये है इम्यूनाइजेशन का कि आपको बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती, आप उसमें से निकल आते हो। 1-2 दिन 2-3 दिन 4 दिन आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े तो निकल आते हो और अगर वो नहीं है तो फिर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, बाकी चीज़ें भी खराब होने लगती है, फिर नुकसान हो जाता है। सर आप अभी भिलाई नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तीसरा लहर वेव जिसको कह सकते हैं वो उसका भी इंतजार लोगों को है या फिर ऐसा भय है? किस तरह की तैयारी? भगवान न करे वो आए, भगवान न करे तीसरा वेव आए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात एक सबसे बड़ी इशू है कि लोगों को समझदारी आ जाना चाहिए। लोगों में अभी भी समझदारी नहीं है, लोग अभी भी बिना मास्क के घूमते हैं, अभी भी हाथ साफ नहीं करते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ में मिल रहे हैं। अभी चाट की दुकानें और सब खुल गई, आप देखेंगे सब लड़के लोग वहाँ खड़े रह के इकट्ठे चाट खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो ये चीज़ों से अगर नहीं बचेंगे तो तीसरी वेव आने की पूरी संभावना। अगर इन चीज़ों से बचेंगे तभी संभावना कम है। सर ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ टिप्स दे दें। एक तो ये कि कैंसर जो बीमारी है उससे अगर बचना है तो उसको जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लक्षण के बारे में बताना चाहूँगा मैं, जिसकी जानकारी आपके दिमाग में भी होना चाहिए और आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी और बाकी दोस्त मित्रों को भी बताना चाहिए। उसमें एक तो है जैसे अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, हो सकता है टीबी हो सकता है कैंसर भी हो, खांसी में खून निकल रहा है तो वो भी कैंसर की संभावना हो सकती है। अगर आपके आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है, खाने में निगलने में तकलीफ हो रही है, वो भी गले का या खाने की नली का कैंसर हो सकता है, खासकर अगर आप तंबाकू ले रहे हैं या फिर आप बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं। और अगर आप कोई गठान उभरती है जो पहले नहीं थी और बढ़ने लगी है तो उसकी भी जांच अवश्य कराएं। बहुत सिंपल सी जांच है, सुई डाल के जांच होके मालूम पड़ जाता है कैंसर है कि नहीं। कई लोगों को बहुत सारी गठानें शरीर में रहती है बहुत समय से जो कोई तकलीफ नहीं देती, उसमें कोई घबराने की भी बात नहीं। पर अगर उसमें किसी में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, मस्से के रंग में परिवर्तन आ रहा है, मस्सा है या मोल है, छोटा सा तिल है जो बढ़ रहा है या उसमें अब खुजली आना चालू हो रही थी, उसकी भी जांच करा लें। और कोई आपको जो पहले से गठान थी उसमें परिवर्तन आ रहा है, दर्द हो रहा है तो उसकी जांच करा लें। अगर आपको खासकर महिलाओं को जो माहवारी आती है वो तो ठीक है महीना के महीना, पर अगर माहवारी के बीच में खून जाता है या पति से संपर्क के बाद अगर खून जाता है तो उसकी अवश्य जांच करवा लें। बहुत सिंपल सी जांच है जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। वहाँ से बच्चेदानी के रास्ते से पानी लेके उसको स्लाइड पे लेके जांच करते हैं और उससे तुरंत पता लग जाता है कि बीमारी है कि नहीं। तो ये बहुत आसान तरीका है जांच करने का और हर एक महिला ने 40-45 साल के बाद तकलीफ हो या ना हो एक बार पैप स्मीयर टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसके अलावा स्तन में अगर आपको कोई गठान लगती है, स्तन की जांच की बहुत आसान तरीका है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी स्तन की स्वयं जांच करना। उसके लिए आप जब नहाने जाते हैं तो वहाँ एक मिरर लगा रहे, उसके सामने खड़े होकर एक हाथ ऊपर करिए, दूसरे हाथ से फ्लैट हाथ से ऐसी जांच करिए। अगर कोई गठान लगे
तो तुरंत जाके मिलिए। ऐसे दोनों स्तन की जांच करें, आप देखें कि स्तन बराबर है कि नहीं, कोई स्तन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कोई स्तन में सिकुड़ाहट आ रही है, कहीं लालपन आ रहा है, तो वो भी जाके दिखा दीजिए। स्तन के निपल से अगर कोई डिस्चार्ज आता है तो भी जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको टट्टी में या पेशाब के रास्ते से खून जाता है तो दूसरी भी बीमारियां हो सकती है, डिसेंट्री भी हो सकती है, पर अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो कैंसर भी हो सकता है, पाइल्स भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। ऐसे ही पेशाब में अगर खून जा रहा है तो किडनी का या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, कहीं से भी खून जाना, नाक से, मुंह से, कान से, तो उसकी जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इम्पोर्टेंट लक्षण, अगर इनका ध्यान रखें तो स्टेज 1 में अगर पकड़ा जाता है तो 100% अधिकतर कैंसर ठीक हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को कैंसर संबंधित जानकारियाँ दी, उसका उपचार के बारे में बताया सर। धन्यवाद आपको भी और दर्शकों को भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनंत केकरे सर, MD कैंसर विशेषज्ञ। इन्होंने अपनी सेवाएं कई सारे अस्पतालों में दी है, कई पेशेंटों को ठीक किया है और हमें भी और दर्शकों को भी आज कैंसर संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी और उपचार के बारे में बताया। नमस्कार।